अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमने काउंट डाउन 7th में एक्सरसाइज 10A करनी है। एक्सरसाइज 10A में हमने बेसिकली किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, किस चीज़ को सॉल्व करना है, किस मेथड को यूज़ करना है, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स के मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि बेसिकली फैक्टर्स किसको कहते हैं। फैक्टर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे अगर एक नंबर है आपके पास 24 और इसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने होते थे तो आप क्या करते थे, 24 को सबसे जो लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। जो सबसे छोटा नंबर होगा आप उस पर डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो अभी हम चेक करें, अगर 24 पे सबसे छोटा नंबर कौन सा डिविजिबल है, दैट इज 2। गुड। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। देन अगेन आप क्या करेंगे, 2 को 12 पे करेंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। अगेन 6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 3। और अब अगर आप 3 को चेक करें तो उस पर 2 डिवाइड नहीं हो सकता। सो आप 2 से नेक्स्ट जो नंबर है प्राइम नंबर, वो कौन सा है, 3। तो आप 3 पर उसको डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 3 1 3। तो इस तरह से आपके पास जो 24 के फैक्टर्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, 2 2 2 3, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 8 3 24। अच्छा, एक और मेथड है, हम फैक्टर्स जो है वो इस मेथड के ज़रिए से भी फाइंड कर सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी आप 24 पर कौन कौन सा टेबल डिवाइड कर सकते हो, कौन से दो टेबल्स मिलकर, यानी पेयर्स आपने बनाने हैं। दो टेबल्स जो हैं वो कौन से हैं जो मल्टीप्लाई होकर 24 आंसर आएगा। तो अगर आप चेक करें तो 1 और 24 का टेबल मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आंसर, 24। अगर हम 2 का टेबल चेक करते हैं तो 2 के टेबल में जो है ये 24 किस तरह से आएगा, 2 12 24। गुड। अगेन 3 पे अगर हम चेक करते हैं तो 3 के टेबल में 24 किस तरह से आएगा, 3 8 24। गुड। नेक्स्ट 4 के टेबल में अगर आप चेक करो तो 4 6 24। उसके बाद 5 की टेबल में तो 24 आ नहीं सकता। नेक्स्ट कौन सा टेबल होगा, 6। तो 6 के टेबल में कैसे आएगा, 6 4 24। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, रेपिटिशन हो रही है, यानी 4 6 भी 24 होता है और 6 4 भी 24 हो रहा है। जब पेयर्स में रेपिटिशन शुरू हो जाए तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद मजीद पेयर्स को चेक नहीं करना, क्योंकि उसके बाद सारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे 4 6 24 था, फिर 6 4 24 हो गया। अगेन 7 का टेबल नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। फिर 9 10 और 11 का टेबल 24 पे नहीं जाता। 12 का जाएगा तो वो आप जानते हो 2 से जाएगा, और नेक्स्ट इसी तरह से 24 का 1 से जाएगा। तो वो रेपिटिशन जो होगी उसको रहने दें, बस आप यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखें, ये आपके सामने क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसमें आप A B C D E F सो ऑन इस तरह से आपको नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे और उसको प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो वो क्या होंगे, होंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर तो आप देख रहे हो कि कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वो कॉमन ले लेना है। तो अगर आप चेक करें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पी क्यू। यहाँ पे ये देखें, P है, Q है, R है, नेक्स्ट में P है और Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे कितने Q हैं, 2 Q है। तो कॉमन फिर क्या हुआ, यानी जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पर भी हो, यहाँ पर है P
और यहाँ पर भी है p, यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q। लेकिन यहाँ से जब आप p q को कॉमन लोगे तो p भी निकल जाएगा, q भी निकल जाएगा और क्या पीछे बच जाएगा r। और जब यहाँ से आप p भी निकाल दोगे, एक q निकाल दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक q बच जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, p q को कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बच गया था r, देन ये वाला प्लस, और यहाँ पर जब p q को कॉमन लिया था तो p निकल जाने के बाद और एक q निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या बच गया था, जस्ट 1 q। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फार्मूलाज की जानिब। फार्मूला जो आप पॉसिबल फार्मूला जो यूज़ कर सकते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में, तो उसमें सबसे पहले फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अक्सर बच्चों को फार्मूला याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से इसको याद करना है, किस तरह से जो है सैम्पल्स वगैरह का ख्याल रखना है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपने यहाँ पे ये देखिए आपके पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको नहीं मालूम कि ये किस चीज़ की इक्वल है, तो आपने इसको क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पास a माइनस बी होल स्क्वायर है तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व कर लेना है, a माइनस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन फर्स्ट को सेकंड के साथ। जब आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय a यानी कि a स्क्वायर। देन आपने a माइनस b से जब मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अगेन अब सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी या बी ए, जो भी आप लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको ए बी लिख लेती हूँ। ठीक है, देन सेकंड टर्म को सेकंड के साथ करेंगे तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे माइनस और माइनस बी हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। अब सेम जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स जो हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आपने ऐड कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक करें, ये देखें आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपने क्या किया, इस चीज़ को देखते हुए आपने इसको क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 टाइम a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि वो आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसका सोल्यूशन कैसे आप करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स पी। ठीक है, पी स्क्वायर का मतलब है आपके पास 2 पी है, और क्यू स्क्वायर का मतलब आपके पास 2 क्यू हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनमें चेक करना है कि कितनी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, सेम कौन कौन सी हैं जो आप कॉमन ले सकते हो, अलग कर सकते हो। इसमें देखें, अगर आप एक p कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से एक p निकल जाएगा और यहाँ से भी एक p निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने 2 p यानी p स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहाँ से तो p स्क्वायर आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर p स्क्वायर नहीं है बल्कि जस्ट एक p है। ठीक है, तो
तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक p यानी जो दोनों के पास हो, जो दोनों आपको प्रोवाइड कर सके, आपने वो लेना है। तो आपने क्या किया कि जस्ट 1p कॉमन ले लिया, उसको बाहर लिख दिया। फिर नेक्स्ट में आपने यहाँ पे देखा एक क्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यू हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्यू ही कॉमन ले सकते हो, सो आपने उसको भी बाहर लिख लेना है। अब ये जो 1p और 1q आपने बाहर लिखा है, इसके बाद देखना है कि दोनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी, देखें कि क्या बच रहा है। जब फर्स्ट टर्म में से आपने p और q को कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया था, जस्ट 1p, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्लस, सो आपने प्लस लिख देना है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ से भी आपने एक p कॉमन ले लिया था और एक q को भी कॉमन ले लिया था, तो आपके पास पीछे क्या बच गया सेकंड टर्म में, q, ठीक है। तो इस तरह से विद इन ब्रैकेट आपने p प्लस q लिख लिया, और अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, लेकिन आपने करना नहीं है क्योंकि ये हमने सोल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है। ये आपने जो डबल p लिखे और डबल q लिखे हैं, तो ये हम लिखेंगे कॉपी पे या करके? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये जो स्टेप है ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज में है उसको देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है कि 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप गौर करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ये जो 7 नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो x y z होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। जो वेरिएबल्स होते हैं x y z, उनके साथ जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और वो नंबर किस तरह से लिखे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो रहे हो। अगर वो प्लस माइनस हो रहे हैं वेरिएबल में तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट। लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो फिर वो क्या है, कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कोफिशिएंट्स को। दोनों साइड पे, दोनों टर्म्स में जो कोफिशिएंट्स हैं, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स में चेक करते हैं कि क्या उनमें कुछ कॉमन है। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 5 15, और यहाँ पे क्या है 3, तो फिर इसमें कॉमन क्या हुआ, 3। तो हम 3 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो जस्ट 1 बच जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। पहले हमने क्या कॉमन ले लेना है, 3। उसके बाद चेक करें कुछ और कॉमन है। यस, क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स क्यूब। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने एक्स कॉमन ले सकते हो, 2। अगर आप 3 कॉमन लोगे तो सेकंड टर्म के पास 3 नहीं है बल्कि 2 से तीसरा देगा आपको एक्स, इसलिए आपने कितना एक्स कितने कॉमन लेने हैं, जस्ट 2 कॉमन लेने हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे। अच्छा, अब इस टर्म में चेक करो, आपने 3 कॉमन ले लिया, x2 भी कॉमन ले लिया, तो पीछे आपके पास क्या बच रहा है, 3 भी निकल गया, 2x भी निकल गए। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3x थे इसलिए 1x बच गया। नेक्स्ट आप लिखोगे ये वाला माइनस, और यहाँ पे हमने देखा था 3 5 15 होता है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 5। और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, y। तो ये है आपका आंसर। अब मज़ीद अगर आप चेक करें तो इसमें से कुछ भी कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई फार्मूला वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए जस्ट इतना ही जो है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए 45y 4 - 9 x y 3।
आई होप कि अब तक तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं। तो कोफिशिएंट में देखें बच्चों क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 45 में क्या 9 आता है? यस, 9 5s are 45. 9 5s are 45 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम ले इक्वल का साइन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। यहाँ पे 9 आपने कॉमन लेने हैं और उसके बाद और भी कुछ नजर आ रहा है? Y. यस, लेकिन y कितने? 1. नो, पॉसिबल y जो आप कॉमन ले सकते हो वो 3 है, क्योंकि इसके पास कितने y है? 4 और इसके पास 3। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये लोग कितने y दे सकते हैं? 3। ठीक है, आपने इन दोनों से ले लेने हैं 3y कॉमन। जब आप पहली टर्म में से 9 को ले लोगे कॉमन, तो इट मीन्स कि आपने 45 को 9 पर डिवाइड कर देना है। तो 9 5s are 45 होता है। और उसके बाद y4, मैंने आपसे क्या कहा था, हमने कितने y कॉमन लेने हैं? 3। तो आपके पास यहाँ पे तो y4 है, तो ये आपको 3y जब दे देगा तो इसके पास कितने y बच जाएंगे? 1। फिर नेक्स्ट माइनस है क्वेश्चन में, वो लिख दिया। नेक्स्ट में देखें, ये जो 9 था ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा? X. जस्ट 1। ठीक है, तो 1 को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और क्या बच रहा है यहाँ से? ये देखें, आपने y3 कॉमन ले लिया बाहर यहाँ पे, तो y3 तो निकल गया। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया? X. जस्ट x बच गया। मजीद अगर हम चेक करें तो क्या कुछ कॉमन आता है? नो। तो फिर क्या हुआ? जस्ट ये है हमारा आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों बिल्कुल सेम उसी मेथड से किया गया है। 6p² प्लस 12p²। चलें जी, सबसे पहले कोफिशिएंट को चेक करते हैं। कोफिशिएंट में क्या क्या चीज़ कॉमन है? 6, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 6 2s are 12, तो आप 6 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम 6 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो पहली टर्म में से भी 6 कॉमन लेंगे, दूसरी से भी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए तो p भी है और q भी कॉमन है। हम एक p कॉमन ले सकते हैं और एक q कॉमन ले सकते हैं। तो पहली टर्म को चेक करते हैं। यहाँ से 6 निकल गया, एक p निकल गया और एक q निकल गया, तो फिर क्या बचना है इसके पास? P. जस्ट एक p। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस, वो मैंने लिख दिया प्लस। अब नेक्स्ट आपने 12 को किस पे डिवाइड किया? 2 पे। 6 2, जो 6 आपने बाहर कॉमन ले लिया था उस पे आपने इसको डिवाइड करना है। तो 6 2s are 12 होता है। फिर आपने एक p कॉमन ले लिया था, सो ये p निकल गया बाहर, और एक q भी आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखें 2 q थे आपके पास, अब कितने बच गए? जस्ट एक q बच गया। तो ये है आपका आंसर, क्योंकि इसके बाद आप इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल है? No. नो। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉमन लेना आ चुका है। चलें जी, यहाँ पे चेक करते हैं 5 और 15 क्या चीज़ कॉमन है? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं 15 को। तो क्या हुआ कॉमन इसमें से? 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है 4a और यहाँ पे कितने हैं? 2a। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने a ले सकती हो कॉमन? 2a, यानी a² आप कॉमन ले सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर b 2 है और यहाँ पे b 4 है, तो आप कितने b कॉमन ले सकती हो? b 2। b 4 तो कॉमन ही ले सकते ना। सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल का साइन, फिर हम लेते हैं 5 को कॉमन और एक स्क्वायर को कॉमन, b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 5 भी निकल गया, a स्क्वायर भी निकल गया और b स्क्वायर भी निकल गया, तो a 4 थे इसलिए a स्क्वायर बच जाएगा।
ए स्क्वायर आपके पास बच गया फर्स्ट टर्म में, उसके बाद प्लस था तो मैंने भी प्लस लिख दिया। नेक्स्ट में यहाँ पे देखें 15 था, तो 15 को आपने किस पे डिवाइड किया, 5 पे, तो क्या आया आंसर 5, 3 सा 15 होता है तो 3 लिख देना है आपने। नेक्स्ट ए स्क्वायर तो आपका चला गया बाहर, और यहाँ पे बी स्क्वायर भी चले गए बाहर, लेकिन बी 4 थे, इस वजह से आपके पास यहाँ पर 2 भी अभी भी बच रहे हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि अब इसके बाद ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना ही हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है। आई होप कि ये भी आपको मुश्किल तो नहीं लगेगा, लेकिन चलें इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का साइन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 4। तो आपने क्या करना है कि दो टर्म्स को ग्रुपिंग में लिख लेना है, ठीक है। पहली 2 टर्म्स को और नेक्स्ट 2 टर्म्स को ग्रुप में बना लेना है। तो अगर हम चेक करें तो पहली 2 टर्म्स जो है उसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो आप ले लेते हो x कॉमन। यहाँ से जब x निकल जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, जस्ट एक y प्लस नेक्स्ट जो टर्म है, सेकंड जो टर्म है, उसमें से जब आप x कॉमन ले लोगी तो क्या बचेगा 1, ठीक है। अच्छा, अब अगले ग्रुप को हम चेक करते हैं, लेकिन उस ग्रुप से पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, प्लस, उसको नहीं छोड़ना, उसको आपने जरूर लिखना है। नेक्स्ट ग्रुप में कुछ कॉमन आ रहा है, बज़ाहिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 1, क्योंकि 1 y जा y ही होता है और 1 1 जा 1 ही होता है, तो आप 1 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 1 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, जस्ट y, फिर नेक्स्ट ये वाला प्लस और ये वाला 1, ठीक है। अब आप गौर करें इस पूरी लाइन में कुछ कॉमन है, कुछ रिपीट, यस, y प्लस 1 जो है ये रिपीट हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं कॉमन। फर्स्ट टर्म में से जब हम y प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में पीछे क्या बच जाता है, x। सेकेंड टर्म में जब आप y प्लस कॉमन लोगे तो ये जो प्लस था ये वाला, ये मैंने लिख दिया, और इसके बाद आपने y प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच रहा है, 1, जस्ट 1, तो आपने उसको लिख लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, am³ माइनस am² माइनस m प्लस 1। अगेन क्या होगा, ये 4 टर्म्स है इसमें, तो आप क्या करोगे, 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें चेक करें क्या चीज कॉमन आ रही है, a भी है और m कितने कॉमन ले सकती हो, 2। तो अब आपने फर्स्ट वाला जो है उसमें से am2 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बच रहा है, a तो बाहर निकल गया, एक m बच रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है इसकी, उसमें से आपने a भी कॉमन ले लिया और m² भी कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बच रहा है, जस्ट 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है, सो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, और नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको देख लेते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बाहिर लग रहा है कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन उसमें क्या कॉमन है, 1। तो आपने 1 कॉमन लिया तो उससे कोई खास चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन ये जो माइनस कॉमन लिया था इससे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने एहतियात ना की। तो आपने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा था, m, लेकिन यहाँ पे था प्लस, ठीक है। तो उस प्लस का क्या हो जाएगा, बाहर वाले माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है तो उसको भी आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 से 1 कॉमन लेने से भी 1 ही बचेगा। एक चीज़ इसमें आप भूल गए और वो था इक्वल का साइन। इक्वल का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट जो आप देखोगे तो इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसमें आपने देखना है क्या चीज़ कॉमन है, m-1। m-1।
सबसे पहले हम ले लेते हैं m-1 को कॉमन। अब आप देखो फर्स्ट टर्म में से जब m-1 को आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या बच रहा है am² माइनस, फिर आपने सेकंड टर्म में चेक किया, वहां से m-1 को जब कॉमन लिया तो क्या बच रहा था वहां पे जस्ट -1। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दो मेथड से करेंगे, एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फार्मूला मेथड। ठीक है, तो पहले हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होती है उसको आप लेते हो और मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म है 4a² और सेकंड लास्ट टर्म है 9b²। इन दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। 4a² प्लस 9b² हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 36a² b²। अब आपने इनके बना लेने हैं पेयर्स, यानी 36a² b² के पेयर्स बना लेने हैं। तो a² b² को तो रहने दें क्योंकि तो बहुत ही सिंपल है, इसके पेयर क्या बनेंगे ab इंटू ab। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं 36 को। तो 36 के पेयर्स हम 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 पे टेबल नहीं, 5 का टेबल 36 पे नहीं जाता इसलिए इसको रहने देते हैं, और 6 सबसे पहले 1 से करते हैं। तो 1 जो है वो 36 पे किस तरह से आंसर आपको 36 देगा, 1 36 ज़ा 36। 2 का करते हैं तो 2 18 ज़ा 36 होता है, और 3 को करें तो 3 12 ज़ा 36 होगा। 4 को करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 होगा, और 6 को करेंगे तो 6 6 ज़ा 36 होगा। यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। मैंने आपको बताया था कि रेपिटेशन होने के बाद आप क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो। अब इन तमाम पेयर्स में आपने चेक करना है कि कौन सा पेयर है जिसको इनको मल्टीप्लाई करने से तमाम पेयर्स को 36 आता है। तो अब हमने चेक करना है कि कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली टर्म आ जाए। ठीक है, फैक्टराइजेशन में मेन चीज़ जो हमने देखनी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके जो प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल पेयर्स होते हैं उन पेयर्स में से हम चेक करते हैं कि कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली टर्म आ जाए। तो दरमियान में हमारे पास क्या है 12ab। तो बच्चों 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, सो हमने कौन सा पेयर लिया, लास्ट वाला, और 6 + 6 के साथ आपने ab भी लिखना है क्योंकि आपके पास क्या था 36a² b²। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 36ab इंटू 6ab। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, मिड टर्म। ठीक है, सो अब आपके पास बन गए 4 टर्म्स जो जिनको सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि आप जानते हो कि इसमें आप क्या करते हो, ग्रुपिंग कर लेते हो। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद आपने लेना है कॉमन। ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप में अगर आप देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, और से देखें अगर हम तो यहाँ पे देखें 2 × 2 4 होता है, और a.a जो है ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। इसी तरह से 2 × 3 6 हो जाएगा, और उसके बाद a.b हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन और इसके अलावा a कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में 2a कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा था 2a, और सेकंड टर्म में 2a कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा है 3b। सो आपने लिख लेना है 2a + 3b। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है 6ab + 9b²। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये 2 3 ज़ा 6 है ab प्लस 3 3 ज़ा 9 है b.b। आप यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हो, कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है और b रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बच रहा है 2a, देन प्लस, और देन सेकेंड टर्म में आपके पास क्या बच रहा है 3b। सो आपने यहाँ से 3b कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच रहा है
2a प्लस 3b। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो क्या चीज़ रिपीट हो रही है, 2a प्लस 3b। सो आपने फटाफट 2a प्लस 3b को ले लेना है कॉमन। ये तो आपने ले लिया कॉमन, यहाँ से जब आप ले लोगे कॉमन तो क्या बच रहा है 2a। नेक्स्ट में आपने लिख दिया प्लस, और यहाँ से भी आपने 2a प्लस 3b ले लिया था कॉमन, तो आपके पास क्या बच गया 3b। तो ज़रा आप और करें, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं इसको बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी शॉर्टकट हो जाता है। तो चले हम चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसको फार्मूला के ज़रिए से यूज़ करते हैं। सेम वही क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, लेकिन अगर आप गौर करो तो इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने गौर से देखना है, क्या ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर है। मीन्स आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। यस, 4a स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा आंसर 2a, और 9b स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3b। सो अगर आपके पास ऐसा केस है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और ये कैसे मालूम हो कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, तो ये चलेगा पता आपको यहाँ से। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो फिर क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अभी हमारे पास प्लस था सो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आपने कंपेयर करना है फार्मूला के साथ। ठीक है, तो इस फार्मूला का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो फिलहाल छोड़ दें, आप राइट हैंड साइड के साथ इसको कंपेयर करें। राइट हैंड साइड को जब अपने क्वेश्चन के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपके पास a स्क्वायर की जगह क्या है, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो आपने 4a स्क्वायर का ले लिया था स्क्वायर रूट और उसको लिख दिया था कि उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो a की जगह आपके पास क्या है 2a और b की जगह आपके पास क्या है 3b। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मिड टर्म है वो आपने खुद बनानी है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले फार्मूला को देखना है कि फार्मूला में यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, आपने फौरन से यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर अगली ब्रैकेट में फार्मूला जो है वो फार्मूला में यहाँ पे a लिखा हुआ था, लेकिन आपके पास a की जगह क्या है 2a, सो आपने यहाँ पर 2a लिख दिया। नेक्स्ट में यहाँ पर b है तो b की जगह आपके पास क्या है 3b, सो आपने वहाँ पर 3b लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपने फार्मूला का जो राइट हैंड साइड है वो कंप्लीट बना ली है, सेम वैसे ही बना ली है। तो जब फार्मूला वाला कह रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि फौरन से अपने क्वेश्चन को भी चेंज कर देते हैं, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम अपने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा एहतियात से चेंज करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला को उन्होंने चेंज किया था लेफ्ट हैंड साइड में तो a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, लेकिन हमारे पास a की जगह क्या है 2a और b की जगह 3b, तो हमने a प्लस b की जगह क्या लिख दिया 2a प्लस 3b, और फिर फार्मूला का ये जो स्क्वायर था इसको भी कॉपी कर लिया। तो बस ये था विद इन 2 और 3 लाइंस आपका सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन काफ़ी इजी लगा होगा, लेकिन आपको दोनों मेथड्स सीखने हैं। ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेथड आपको दोनों आने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को कर देते हो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट, और पी क्यू एक्स स्क्वायर के आपने बना लेने हैं फैक्टर्स। जो फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं, पी एक्स और क्यू एक्स है, और इन पी एक्स और क्यू एक्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट और लास्ट टर्म का। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से।
पी एक्स और क्यू एक्स आपके पास जो है फैक्टर्स आए थे जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू एक्स के, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू एक्स को ले लेते हैं हम कॉमन, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स जो है इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू बन जाता है। लेकिन बच्चों अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इस माइनस का ख्याल रखना है। आपने जो पेयर्स लिए हैं वो फिर कौन से लेने हैं आपने माइनस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स, क्योंकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और पी क्यू एक्स के आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस पी एक्स इंटू माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। फिर आपने माइनस जब कॉमन लेना है तो वो p प्लस क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो आपने पेयर्स कौन से लिए माइनस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स। ये देखिए आपके पास दो पेयर्स आ गए माइनस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स। अब आपके पास क्या हो गया 4 टर्म्स बन गई। तो 4 टर्म्स को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या करते हो ग्रुपिंग कर लेते हो, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करके उसमें से क्या करते हो कॉमन ले लेते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, दो जो ग्रुप्स बनाए उसमें आपने कॉमन ले लिया। फर्स्ट ग्रुप में से आपने x कॉमन लेना है और जो सेकंड ग्रुप है उसमें से आपने q को कॉमन ले लेना है। तो इस तरह से आपके पास अगेन x माइनस पी जो है वो कॉमन आ रहा है और अब आपने x माइनस पी को कॉमन ले लेना है। तो आपके पास फर्स्ट में क्या बच जाएगा x और सेकंड में क्या बच जाएगा q माइनस q। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इजी है, 4 टर्म्स वाला आप काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हो। मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत ही लेंथी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है अगर आप गौर करें तो इसमें पूरे क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं आपके पास 1 2 एंड 3 और इन तीनों टर्म्स में एक चीज़ रिपीट हो रही है। कौन सी वाली p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर। तो आपने क्या करना है इसको ले लेना है कॉमन। आपने जब इसको कॉमन लिया तो क्या हुआ फर्स्ट वाली टर्म में से p प्लस क्यू प्लस आर जब ले लिया कॉमन तो वहाँ पे क्या बच जाएगा a प्लस बी। सेकेंड वाली टर्म में से जब p प्लस क्यू आर को कॉमन लिया तो वहाँ पे क्या बच रहा है b प्लस सी। और थर्ड वाली टर्म में से जब आप p प्लस क्यू प्लस आर को ले रही हो कॉमन तो वहाँ पे क्या बच रहा है c प्लस ए है। अब आपने ये करना है कि जो सेम टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं उनको कर लेना है ऐड, ठीक है। यहाँ पर देखें b प्लस सी है, c प्लस सी है और इसी तरह से a प्लस ए है। इन सबको आप कर लोगे ऐड तो आपके पास मज़ीद शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी और वो ये होगी, ठीक है। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी अच्छी से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।